हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। हम विजन आईएएस की मैगजीन को कवर कर रहे थे जून मंथ की, राइट, जिसमें हमने ऑलरेडी पॉलिटी को कवर कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी को। जानते हैं कि भाई ये जो इकोनॉमी है ना, जो हमारी क्या हम बोले किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं अच्छी होगी एंड मैनी मोर, राइट। तो इकोनॉमी जो है उसको हम मानते हैं कि हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है हमारी किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हम चले जाते हैं, इकोनॉमी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसी इकोनॉमी को जानते हैं आज हम, देखते हैं कि पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ इस इकोनॉमी से रिलेटेड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में हमारा पहला टॉपिक है स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं ना हमारी कंट्री में, तो उन स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा हुआ है इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। उसने अप्रूवल दिया है, किस चीज़ का अप्रूवल दिया है? अप्रूवल दिया है कि लगभग 56,415 करोड़ रुपीस जो हैं इतने खर्च किए जाएंगे 16 स्टेट्स में। वो भी कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अप्रूवल किस स्कीम के अंडर मिला है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अप्रूवल मिला है ये मिला है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम सब जानते हैं कि दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। इसको समझने से पहले आप ये समझो, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे क्या होता है, हमारे असेट्स बनते हैं, राइट। जैसे कि हमने कहीं पर हॉस्पिटल बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया, कहीं पर रोड जो है वो बना दी, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में हमें क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा, वो हमें रिटर्न प्रोवाइड करेंगी, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। जैसे कि हमने क्या करा, किसी को पेंशन दे दी, ठीक है, किसी को हमने सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दी, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। माना जाता है कि जो आपका खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रेफरेंस दी जाती है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब समझते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो उसको हम मानते हैं हाँ ये चीज़ अगर हो रही तो अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इसीलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल अभी मिल चुका है 16 स्टेट्स में। लगभग 56,415 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्च किए जाएंगे। स्कीम है हमारी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं। ये जो स्कीम है ये चर्चा में है तो इसके बारे में जान ही लेते हैं भाई। तो अगर हम बात करिए जो स्कीम पहली बार कब आई थी, तो ये पहली बार जब हमारा कोविड-19 चल रहा था ना, उसी टाइम पर आई थी। 2020 से 21 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर हमें पता है इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन थी वो बनी हुई थी। उसी टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो लेकर आए थे क्या? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे रहे हैं कि स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं? कोशिश की जा रही है कि स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है। कैसे? 50 साल लंबा टाइम पीरियड का एक लोन देती है स्टेट्स को, और वो भी लोन ऐसा जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये इसमें दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है इसका क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि जो स्टेट्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी। अब भाई कैसे करेंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए कि भाई पैसा हो। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट से। कैसे मिलेगा? 50 साल लंबा लोन मिलेगा, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, पास्ट में अगर हम बात करें, पार्ट्स में बात करें, कितने पार्ट हैं इस स्कीम के, तो इस स्कीम के
8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं, जिसमें जो लार्जेस्ट एलोकेशन है वो 1 लाख करोड़ का है। ठीक है, अब ये 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, चलो जान लेते हैं इनको भी लगे हाथों। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट तो हमने देख ही लिया है, जिसमें लोन मिल रहा है। सेकंड देखें तो इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिससे कि जो ओल्ड व्हीकल्स है, जो पुराने हमारी जो गाड़ियां हैं, उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। ठीक है, थर्ड है अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के लिए पैसा दिया जाएगा। फोर्थ में बात करें तो फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स लाए जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ में। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो पुलिस है वहाँ पर हम क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन एरिया में हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे जो पुलिस के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए। सिक्स पार्ट में हम क्या करेंगे, यूनिटी मॉल्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, यूनिटी मॉल्स, नया कंसेप्ट, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन को और हम बढ़ावा दे सकें। सेवेंथ पार्ट की बात करें तो चिल्ड्रन और अडल्सेंट्स लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट, उसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें हम क्या करेंगे, उन फंड्स को टाइमली रिलीज़ करेंगे, जिससे कि जो सरकार है उस पैसे का यूज़ कर पाए। ठीक है, ट्रेंड्स देखें, अगर हम देखें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी स्टेट्स में किस तरीके से होता है, तो बात की जाए जो खर्चा हो रहा है ना, अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें सब्सिडीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। जो एक्सपेंडिचर स्टेट्स करती हैं सब्सिडीज़ पे, वो बहुत तेज़ स्पीड में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उनका कम हो रहा है और जो हमारी सब्सिडीज़ का खर्चा है वो बढ़ रहा है। एक ये ट्रेंड देखने को मिला। दूसरा ट्रेंड अगर हम देखें तो कैपिटल आउटले और जीडीपी रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, 2.3% था 2021 में, और ये जो है 2022-2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, 2.9% तक माना जा रहा है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो की अगर हम बात करें तो स्टेट्स का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो सबसे ज़्यादा था पंजाब में, कितना था, 48%, फिर राजस्थान में और उसके बाद हरियाणा। मतलब की बात अगर करें, डेट टू जीएसडीपी रेशियो क्या होता है, मतलब कि उस स्टेट का, एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसने कितना डेट ले रखा, कितना उधार ले रखा। डेट मीन्स क्या होता है, उधार। ठीक है, तो उधार कितना ले रखा है और उसकी उस साल में क्या हुआ है, उसकी कितनी जीडीपी बनी है, कितनी उसकी जीडीपी बनी है। स्टेट की बात करें तो उसको हम जीडीपी को जीएसडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो उस जीडीपी से मतलब कितना पैसा आया है और उसमें उधार कितना है, इस रेशियो को हम बात करते हैं डेट टू जीएसडीपी रेशियो, इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पंजाब का निकल कर आया। टारगेट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम टारगेट देखें तो एक स्टडी है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा की गई, जिसमें बताया है कि 25 स्टेट्स की ने मिलकर, अगर सब 25 स्टेट्स को अगर हम मिला दें, उन सब ने मिलकर 76% अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है उसको अचीव किया है। ठीक है, सिर्फ 25 स्टेट्स ने करा है। चलो, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है, बात हम करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्यों हम चाह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इतनी बढ़ावा देने की कोशिश क्यों की जा रही है। इवन हमने स्कीम्स भी लॉन्च कर दी हैं जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े। तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो कैपिटल स्पेंडिंग है इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मतलब कैसे, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है समझो। जैसे कि हमने क्या किया, हमने एक जगह पर मॉल बनवा दिया। ठीक है, मॉल बनवा दिया। अब मॉल बनवाया तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मॉल बनाने से यही फ़ायदा नहीं होगा कि लोग वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, नहीं जी। मॉल बनाया तो उसके आसपास जो लोग हैं वो कोई डोसा की शॉप खोल लेगा, कोई चाउमीन की शॉप खोल लेगा, कोई फ्रूट चाट लगा लेगा। इस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब मॉल खोला है तो वहाँ पर हम तो काम करने जाएंगे नहीं, राइट, सरकार तो आएगी नहीं काम करने, तो वहाँ पर क्या होगा, लोग काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ आसपास रोड भी बनाना पड़ेगा तो रोड भी वहाँ का अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि एक हमने वहाँ पर एक्सपेंडिचर किया कि मॉल बनाया, बट उस मॉल से हुआ ये क्या हुआ कि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल गए। तो ये होता है मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स, मतलब कि एक काम से कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करें
तो इससे क्या होगा, हमारे फ्यूचर ग्रोथ पर भी हेल्प मिलेगी। अब भाई कहीं पर रोड बना दिया तो हमने आज पैसा खर्च किया कि रोड बना दिया, बट उस रोड से हमें आगे बहुत साल तक आने वाले कई साल तक हमें उससे बेनिफिट मिलता रहेगा, तो हमारी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। रोड कनेक्ट होगा तो लोग जो है उनको मार्केट एक्सेस मिलेगी, लोग अलग अलग जगह पर जा पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोग दूर दूर स्कूल तक जा पाएंगे, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, लोग अलग अलग दूर दूर शॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग दूर दूर जाकर जॉब कर रहे हैं, तो इससे ग्रोथ होगी ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, तो फ्यूचर ग्रोथ तो पक्की है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, राइट। तो हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ हो, और ये इससे होगी, क्योंकि यहाँ पर ना केवल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उससे एक एरिया में बेनिफिट मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। इसका मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। पॉजिटिव इम्पैक्ट अदर स्टेट्स पर भी पड़ेगा। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके बढ़ावा तो हम सब देना चाहते हैं, हमें पता है कि ये अच्छी चीज़ है, इसको हम बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। भाई क्यों फेल हो जाते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहली चीज़, फिजिकल स्पेस काफ़ी कम है। हम चाहते तो हैं कि हमको भैया बहुत खर्चा करना है, हम बहुत खर्च कर देंगे, बट खर्च करने के लिए चाहिए ये कि पैसा भी तो होना चाहिए, राइट। इनके पास में इतना पैसा मिलता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी भी कम है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग जो है पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर ये काफ़ी मुश्किल रहता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो इनस्टेबल रहती है, कभी कभी इलेक्शन आ गए हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस वजह से वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, और उस वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो नहीं पाता। जैसे सपोज करो कि किसी सरकार ने कोशिश की कि हम क्या करेंगे कि हम लगभग 100 किलोमीटर का एक रोड बनवाएंगे, ठीक है। अब 100 किलोमीटर का रोड ऐसा तो है नहीं आज कहा और कल बनकर रेडी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें लगेगा टाइम। सपोज करो 6 साल लग गए उसको 100 किलोमीटर के रोड बनाने में, उसके आसपास जो है शेड्स बनवाए, हमने बाइसिकल के लिए अलग रोड जो है वो बनवाया, अलग पाथ बनवा दिया, इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनवा कर साथ साथ में हम बनवा रहे हैं और रोड भी बनवा रहे हैं। तो अब इसमें टाइम लगा, 10 साल लग गए, 6 साल लग गए, 5 साल लग गए। अब सपोज करो 6 साल का टाइम लगा हमें, और सरकार जो है वो 5 साल में ही ख़त्म हो गई वहाँ की, अगली सरकार आई उसने ये काम बंद करवा दिया, तो क्या रोड बना? नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? नहीं, सब खत्म वहीं हो गया। तो ये कुछ फेलियर्स देखने को मिलते हैं। अब कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो अभी हमने देखा ही है कि ये जो 50 साल का लोन हम दे रहे हैं इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या है कि हम ट्रांचेस जो हैं टैक्स डिवोल्यूशन के, वो पहले से पहले जो है वो उनको दे दें। जो हम टैक्स देते हैं ना, यूनियन सरकार जो है हमारी वो टैक्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ शेयर करती है, तो वो जो शेयर करते हैं ना वो पहले कर दे, जिससे कि उनके पास में पैसा हो और वो खर्च कर पाए, ठीक है। स्टेट की जो बोरोइंग है आर्टिकल 293 के अंडर, वो भी हमें फिर से देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमें चाहिए कि हम उसको बढ़ा सके तो उसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक। पहला टॉपिक समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो इसमें आपको करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कहाँ पर फेलियर्स हो रहे हैं, रीजंस पता होने चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने PYQ का एनालिसिस कर रखा है तो आपको पता होगा कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर एनालिसिस नहीं किया है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊं, बट उसके लिए पूरी सीरीज़ चलेगी। अगर बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे तभी मैं ऐसी सीरीज़ बनाऊंगी। बट हाँ, ये प्रॉमिस ज़रूर है कि अगर मैंने ऐसी सीरीज़ बनाई तो उसमें होगा ये कि जो क्वेश्चन है वो तो एनालाइज हम करेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसके ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ ही साथ में डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाए, वो क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना हो, ठीक है। 90% यही चांस है कि वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट हो सकता है कि उससे कहीं मिलाकर कोई क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है उसके ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो वो भी हम टैकल कर पाएंगे अगर ऐसी सीरीज़ को हमने फॉलो किया तो, राइट। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, बट उसके लिए सपोर्ट आप लोगों का ही चाहिए, मेहनत बहुत लगेगी, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए होगा। तो आप बताइएगा ऐसा कुछ करना है या नहीं करना है, ठीक है। ओके, फिलहाल यहीं पर पढ़ते हैं पहले तो हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों है चर्चा में,
क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि आरबीआई हमारी जो है उसने क्या किया है, उसने कुछ नोटिफिकेशंस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। कौन से मेजर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं जिससे हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? सबसे पहली चीज़, न्यू ब्रांचेस। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो अब अपनी ब्रांचेस को लगभग 5 ब्रांचेस जो है वो खोल सकती है। ठीक है, पिछले साल में क्या कर रहा था, पिछले साल में जितनी इसकी ब्रांचेस थी उसकी 10% ब्रांचेस जो हैं बिना किसी अप्रूवल के ये खोल सकती है। तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बिना किसी अप्रूवल के अपने ब्रांचेस खोल सकती है? अभी तक अगर आपको लगता था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ में दिख रहा है कि यहाँ पर अभी नया जो मेजर लिया गया है आरबीआई के द्वारा, उसमें आरबीआई ने बोला है कि क्या होगा कि जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या कर सकती हैं, बिना किसी प्रायर अप्रूवल के पिछली साल उनकी जितनी भी ब्रांचेस थीं उनके 10% ब्रांचेस को वो बिना किसी अप्रूवल के खोल सकती हैं। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि जो ब्रांचेस हैं वो मैक्सिमम 5 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, बस इससे ज़्यादा ब्रांचेस बिना अप्रूवल के नहीं खुलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है FSWM क्राइटेरिया। अब ये FSWM क्राइटेरिया क्या है? तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमारी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको क्या करना होगा, अपने बोर्ड से ये पॉलिसी को अप्रूव कराना होगा और जो FSWM नॉर्म्स हैं उनको मानना होगा। FSWM है क्या? तो ये है फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स। ठीक है, इसको मानना होगा, पॉलिसी को अप्रूवल कराना होगा बोर्ड से, उसके बाद में ये फैसिलिटी इनको मिलेगी। आरबीआई ने कहा क्या कि कुछ जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या रहेंगी, वो उनको FSWM क्राइटेरिया को मानना ही होगा। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन जो है प्रायर अप्रूवल रोड से वो भी हो जाएगी, लेकिन FSWM क्राइटेरिया को मानना ही पड़ेगा। वन टाइम सेटलमेंट ये भी मेजर लिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं अपने बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज़ के द्वारा ये जो है प्रोसेस प्रोवाइड कर सकती हैं। एक प्रोसेस को प्रोवाइड किया गया है कि हम टेक्निकल राइट ऑफ कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं बोरोवर्स के साथ में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या कर सकती हैं, अपने बोर्ड जो है उनका उनसे अप्रूवल ले सकती हैं और एक प्रोसेस बता सकती हैं कि किस तरीके से हम टेक्निकल राइट ऑफ कर पाएंगे और किस तरीके से बोरोवर्स के साथ में जो सेटलमेंट है उसको हम कर पाएंगे। PSL टारगेट की बात करें तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो टाइमलाइन प्रोवाइड करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि किस तरीके से वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि हमारा है MSME है। ठीक है, MSME हो गया है, या फिर कुछ हमारे जो जैसे वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं सोसाइटी, वीमन है, या फिर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ऐसे कुछ हमारे लोग हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको लोन जो है वो प्रायोरिटी मानकर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लोन उनको ही दिया जाएगा। तो ये ये हमारी बैंकिंग होती हैं उनको ये टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने % तो इन लोगों को ही लोन देना है। तो वो जो टारगेट है वो ये अचीव कर सकते हैं 2 साल के अंदर। ठीक है, आरबीआई के साथ में कोऑर्डिनेशन भी करना होगा। आरबीआई ने नोटिफाई किया है कि एक नोडल ऑफिसर होगा आरबीआई में जो कि लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है कोऑपरेटिव सेक्टर की क्लोजर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसको देखेगा। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो FSWM स्टेटस है उसके क्राइटेरिया को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि ये आखिर क्राइटेरिया क्या है, चलो जानते हैं। इसे बताया गया है कि जो हमारा CRA रेशियो है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व रेशियो, राइट, कैपिटल एसेट रेशियो होता है आई थिंक, तो उसको क्या करना है, वो 1% होना चाहिए। जो मिनिमम हमारा CRAR है उससे 1% ज़्यादा यहाँ पर रेशियो होना चाहिए इनका। नेट NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल का, ठीक है, पिछले 4 साल में से 3 साल तक इनको जो है नेट प्रॉफिट होना चाहिए।
फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए CRR और SLR को मेंटेन करने में। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स भी होंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जो हैं हमारे, इस पर भी पिछली बार क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर्स में, आई थिंक 2016 में बना था। तो ये जो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन के इम्प्लीमेंट करा होना चाहिए, पूरा इम्प्लीमेंट करा होना चाहिए। कोई भी मॉनेटरी पेनाल्टी इम्पोज नहीं की जानी चाहिए कि RBI गाइडलाइंस इन्होंने उस UCB ने RBI गाइडलाइंस को तोड़ा है, इस वजह से उस पर मॉनेटरी पेनाल्टी लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनकी पूरी इतनी लंबी कथा हम पढ़ रहे हैं भाई, तो ये होते क्या हैं, इसको समझते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो फॉर्मली तो ये कहीं पर भी डिफाइंड है नहीं, लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स ही होते हैं जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स ही होते हैं जो कि अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरिया में हैं। लगभग कंट्री में अभी हम बात करें तो 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अभी इंडिया में हैं। कैसे रेगुलेट किया जाता है इनको, तो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो 2020 में गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्ट सुपरविजन में लेकर आए हैं RBI के अंडर। अगर हम बात करें तो आई थिंक 2022 या फिर 23 में ही ये क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आया है, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों ने गलत किया, लेकिन आप गलत मत करना अगर ऐसा स्टेटमेंट फिर से कभी आ जाए तो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2020 में चेंजेस हुए हैं और उसके बाद में RBI जो है वो खुद क्या कर रहा है, डायरेक्टली सुपरवाइज करता है किसको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। जो अमेंडेड लॉ है उसने RBI को पावर दी है कि वो सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके का अगर कोई डिसीजन हुआ है तो उस डिसीजन को भी सुपरसीड करेगा RBI, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार तो यहाँ से बना है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है यहाँ से बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, मिनिमम नेटवर्थ की बात करें कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं तो उनकी नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 करोड़ तक की नेटवर्थ कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो हमारा CRAR है ना, ये था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल एसेट मैंने आपको बोला था, बट इट इज़ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ठीक है। तो इनको लगभग 9% रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो है वो मेंटेन करना है, ठीक। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट इनके हैं 75%। कितना है, 75%। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे MSME हो गया, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तो इनको इन सबको मिलाकर जो लोन ये देंगे ना वो 75% होना चाहिए। जो इतनी टोटल ये लोन देते हैं उसका 75% होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं इनके साथ में कोई इशू नहीं है क्या, इनके साथ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि मैम आप तो बताते हो कि कहीं पर भी कोई भी काम होता है तो कोई ना कोई हम देखते हैं कि चैलेंज भी होता है लाइफ में, हर जगह चैलेंज है। तो क्या इनके साथ में कोई चैलेंज नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इनके साथ में भी चैलेंजेस हैं। जैसे कि इनका जो NPA है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत NPA देखने को मिलता है। RBI के जो रिपोर्ट्स हैं, RBI के डेटा जो प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है 2023 की, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रॉस NPA है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का वो है 8.7%, ठीक है। जो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं उनका तो सिर्फ 3.9% ही है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का आप देख रहे हो इट इज़ 8.7%, दुगने से भी ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से इनको क्या करना पड़ता है, इनको कम्पीट करना पड़ता है, साथ ही साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक से, पेमेंट बैंक से, इन सब से भी कम्पीट करना पड़ता है UCBs को, तो इस वजह से भी इन पर काफ़ी प्रेशर रहता है। नेक्स्ट इशू है गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस क्या है, क्योंकि इंटरनली इसमें कई सारी वीकनेसेस देखने को मिलती हैं और हमें देखने को मिला है कि जो UCBs है ना यहाँ पर फ्रॉड्स बहुत होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है वो कोलैप्स हो गई थी 2019 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। फिर है नेक्स्ट इनएबिलिटी टू अडॉप्ट
बेस्ट प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा ये अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मैन पावर के टर्म में हो, टेक्नोलॉजी के टर्म में हो। बट क्या हो रहा है, यहाँ पर इनको अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। टॉप मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये लगभग ऐसा लगता है कि ये कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स हैं और बस उन्हीं की चली जा रही है, किसी की उनको सुननी नहीं है, बस अपनी चलाए जा रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। हर मैटर में वो अपनी टांग घुसाते हैं। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट इनकम रेशियो। ज़्यादातर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो क्या करती हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं और उनका कॉस्ट इनकम रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कि इनकम तो उनकी कम हो रही है और कॉस्ट ज़्यादा। वही बात आमदनी अठन्नी और सिक्का रुपया वाली बात जो है वही यहाँ पर फिट बैठती है। नेक्स्ट है फेस करते हैं हाई क्रेडिट मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क भी ज़्यादा, मार्केट रिस्क भी ज़्यादा, लिक्विडिटी रिस्क भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जून 2023 की, ठीक है, मतलब नई रिपोर्ट, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पता चला है कि कुछ यूसीबीज जो हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क देखने को मिल रहा है, मार्केट रिस्क देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी रिस्क देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर से शेयर भी इनका कम रहता है, राइट, लगभग सिर्फ 3% का शेयर ही इनका मार्केट शेयर है, ठीक है। दूसरे इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं जिससे कि भाई ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये जो भी परेशानी को फेस कर रही हैं उस परेशानी को हम दूर कर सकें। इसके लिए लेकर आया गया था सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस एक्शन फ्रेमवर्क में क्या करा गया, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया जा रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, ठीक है, उनको क्या किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए बहुत हाई स्पीड में, ठीक। फिर स्कीम है कि वॉलंटरी कन्वर्स कर सकते हैं। आरबीआई ने अनाउंस की थी एक स्कीम जिसमें क्या था, जो एलिजिबल यूसीबीज हैं वो क्या बन सकती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है हमारे इंडिया के लॉ सिस्टम में जहाँ पर जो एक यूसीबी है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती है। आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यूसीबी तो यूसीबी ही रहेगी, वो चेंज कैसे हो सकती है, भाई चेंज हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रोविज़न दे रखा है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई ने रेगुलेटरी अप्रूवल दिया 2019 में, जिसमें एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाएगा यूसीबी सेक्टर के लिए, ठीक है, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ में फंड मैनेजमेंट भी करेगा। तो बहुत सारे काम किए गए हैं जिससे कि हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये अच्छे से काम कर सकें। अब हम देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो देखो 4 टीयर की हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 में कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं, टीयर 1 में वो सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं जिसमें कम से कम डिपॉजिट कितना होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट कम से कम, में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो सकता है सिर्फ 100 करोड़। 100 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तब क्या होगा, मैं मना कर देंगे क्या, नहीं मना नहीं करेंगे, तब क्या होगा, उसका जो कैटेगराइजेशन है वो बदल जाएगा, टीयर 1 की जगह टीयर 2 पे आ जाएगा। अब टीयर 2 में तो कब तक वो रहेगी, जब तक कि वहाँ पर 1000 करोड़ तक का डिपॉजिट रहेगा। अब डिपॉजिट बढ़ गया, ठीक है, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, वो टीयर 3 में आ जाएगी। टीयर 3 में कब तक रहेगी, जब तक कि वो डिपॉजिट 10,000 करोड़ तक का नहीं पहुंच जाता। बट मैम डिपॉजिट तो बढ़ चुका है, 10,000 करोड़ से बढ़ गया है, तब क्या होगा, तब वो पहुंच जाएगी टीयर 4 में, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन हमको समझ में आ गई। फिर 10,000 करोड़ से जितनी भी ज़्यादा, अगर हम देखते हैं जितना भी ज़्यादा डिपॉजिट्स होगा वो सब आएगा हमारे टीयर 4 में। अब यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रखी है, उसको भी भैया अचीव कर ले रहे हैं, पता नहीं कौन सी नॉलेज कब कहाँ काम आ जाए। अच्छा देखते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, भाई ये सिस्टम कहाँ से आ गया, किसको ये सपना आ रहा था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बना दो। तो ये ओरिजिन जो हुआ है ये हम 19वीं सेंचुरी में देख रहे हैं। तो अभी का नहीं है ये कि भाई कल बन गए थे यूसीबी, नहीं, ये यूसीबी जो 19वीं सेंचुरी से बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। इंस्पिरेशन कहाँ से आई, तो जब ब्रिटेन में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, जर्मनी में कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था,
वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर हमने इंडिया में भी यूसीबीज़ को बना दिया। अच्छा, इन यूसीबीज़ के बारे में हम इतना डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। यूसीबीज़ के बारे में पिछले साल भी हमने बहुत सारी पढ़ाई की थी। यूसीबीज़ के बारे में हम देख रहे हैं भई जो हमारे जो अखबार है, हमारे न्यूज़पेपर है, उसमें भी चर्चा होती रहती है। यूसीबीज़ के लिए इतने सारे लॉज आए हैं, इवन हमारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है ये यूसीबी, इसको भी जानते हैं। तो यूसीबीज़ की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर भी एक्सपेंशन करना बाकी है और वहाँ पर एक्सपेंशन करने में यूसीबीज़ काम आ रही हैं। डोमेस्टिक ओरिएंटेशन है इनका, ठीक है, अच्छा नेटवर्क है ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ही खुद को चेंज भी कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ से हो रहा है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो हमारे वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी हम करवा पा रहे हैं। लोन्स को यहाँ पर ये प्रोवाइड जो करते हैं ना, यूसीबीज़ लोन देते हैं ना, वो काफ़ी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं और इसी वजह से हम देख भी रहे हैं कि इनकी हालत क्या हो रही है। खैर, उसको तो हम सुधार ही लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि सुनते सुनते सो जाओ। इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन देखना बनेगा यहाँ से तो बनना ही है, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस क्रिटिकल मिनरल्स की। चलो खैर, वो तो यूपीएससी की महिमा होगी कि क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, लेकिन हम तो अपनी तैयारी करके जाएंगे। चलो तैयारी करते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। चर्चा है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्यों है चर्चा में, ये भी कोई पूछने की बात है। हर टाइम जब भी देखो तो क्रिटिकल मिनरल्स चर्चा में ही रहते हैं। खैर, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट को जारी किया है। पहली ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की बात करती है, जिसका नाम भी है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये रिपोर्ट निकाली है, इतना याद रखना। ये मत सोचना अरे ये तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, हमने पढ़ा तो था। अच्छा हाँ, ये तो इकोनॉमी में पढ़ा था, मतलब इकोनॉमी में पढ़ा था तो पक्का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, और बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उसने कमेटी बनाई कि देखो, जाकर देखो कि इंडिया के लिए कौन से मिनरल्स बहुत क्रिटिकल हैं, कौन से मिनरल्स बहुत स्ट्रैटेजिक हैं। हमारी जो कमेटी बनी थी उसने कहा कि हैं भाई हैं 30 मिनरल ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए। तो हमारी जो कमेटी थी उसने 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बता दिया इंडिया के, जिसमें 17 तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 6 प्लैटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो रेयर अर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें 15 लैंथेनाइट्स हैं, ठीक है, एक स्कैंडियम है और इटीरियम है, ठीक है। क्रिटिकलिटी, अब कोई मिनरल हमारे लिए कितना क्रिटिकल है ये कैसे हम जज करते हैं, तो 2 पैरामीटर्स से जज करते हैं। कौन से पैरामीटर हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी कितनी है, सप्लाई रिस्क कितनी है। मतलब कि अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल कितना है, कितना ज़्यादा वो काम को हमारे डिस्टर्ब करेगा अगर वो ना हुआ तो। सब्स्टिट्यूबिलिटी इंडेक्स कितना, क्या अगर वो मिनरल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं। जीवीए मल्टीप्लायर स्कोर, हमारे जो ग्रॉस वैल्यू एडिड जो रहता है उसको कितना ये बढ़ाता है। क्रॉस कटिंग इंडेक्स देखते हैं, ये सब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। सप्लाई रिस्क की बात करें तो गवर्नेंस, वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स, इंपोर्ट रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, सब्स्टिट्यूबिलिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हम सप्लाई रिस्क में देखते हैं। मतलब कि हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर ये जो है इसकी सप्लाई रुक गई तो क्या होगा और इसकी सप्लाई कहाँ से हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम पता करते हैं कि कौन से मिनरल्स हमारे लिए क्रिटिकल हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक, हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी फेल हो जाएंगी। उन टेक्नोलॉजीज़ के काम के लिए चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स होने चाहिए, राइट। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, राइट। जो सेमीकंडक्टर है अगर वो ना होगा
तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है बन ही नहीं पाएंगी। और ये चीज़ हमने देखी थी कि कई बार ऐसा हुआ था कि जब हमारा सेमीकंडक्टर की अभी हमने देखा था ना कि कमी पड़ गई थी, कमी पड़ी थी, तो हुआ ये था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सब में हमने देखा कि प्राइस भी हाइक हो गए थे और साथ ही साथ में इनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई थी, राइट, सप्लाई भी कम हुई थी। इंडिया के लिए बात करें तो जो मेजर इंपॉर्टेंट सोर्सेज कोबाल्ट के कहाँ से है, मतलब हम कोबाल्ट कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो कोबाल्ट आता है चाइना से, यूएस, जापान। लिथियम आता है चिले, रशिया, चाइना से। निकल आता है स्वीडन और चाइना से। ये जो मिनरल्स हैं ये हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, बैटरी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, हर जगह, इवन सोलर पैनल्स में भी ये मिनरल्स यूज़ होते हैं। तो अब इनकी इंडिविजुअल नीड कैसी है, इनके जो है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को देखते हुए अलग अलग कंट्री की अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये जो मिनरल, पर्टिकुलर मिनरल, अगर मान लो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल है तो यूएसए के लिए भी क्रिटिकल मिनरल होगा, ऐसा पक्का ज़रूरी नहीं है, राइट। तो अब यूएसए के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, वो यूएसए अपनी नीड, अपनी सप्लाई, इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस क्रिटिकल मिनरल्स की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में सफिशेंट हों, जिससे कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में क्या हो सके, इसका यूज़ हो सके। फिर क्लाइमेट एक्शन, जैसे हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका यूज़ हो रहा है। फिर डिफेंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि मिनरल्स हमें अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में भी अवेलेबल हों। लेकिन इनसे जुड़े कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर जो हमारे ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसका इम्पोर्ट ही करते हैं, हमारे इंडिया में ये मिलते नहीं हैं, तो राइट, तो हम ज़्यादा डिपेंड हैं। तो ये हमारे लिए कंसर्न है कि किसी और कंट्री पर हम डिपेंड हो रहे हैं। सपोज करो कल को उस कंट्री से हमारा वॉर हो गया, हमारे रिलेशन ख़राब हो गए, तो वो कंट्री हमें तो फिर तो वो देगी नहीं वो प्रोडक्ट, तो हम कहाँ से लेकर आएंगे। नेक्स्ट सप्लाई चेन इशू भी हो जाते हैं, राइट, कुछ ही लोकेशन पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होती है। ट्रेड पॉलिसीज़, ठीक है, सप्लाई जो है क्रिटिकल मिनरल्स की वो डिपेंड होती है ट्रेड एग्रीमेंट पर। अब सामने वाली कंट्री जो है वो अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट ही देखेगी ना, वो ये थोड़ा देखेगी कि हम लॉस उठा लें बस इंडिया को अच्छा कर दें, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कंसर्न। नेक्स्ट है कि पीरियोडिक असेसमेंट होता नहीं है, तो इस वजह से इसकी भी कमी देखने को मिली है। रिसाइकलिंग, ये जो मिनरल्स हैं इनकी रिसाइकलिंग काफ़ी मुश्किल है, होती नहीं है, और सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, अभी 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं, कि इतना ज़्यादा खाली समय था कि हम चलो ऐसे कर रहे हैं कि एक गेम खेल रहे हैं, ऐसा करो क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने पहुँचो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है R&D जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल हमारे लिए मिलता रहे इसकी सिक्योरिटी बनाए रखना चाहते हैं, क्लाइमेट एक्शन भी लेना चाहते हैं। 5 पिलर्स हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन है, उसके हमारे 5 पिलर हैं। क्या क्या, अगर हम बात करें तो पहले तो मटेरियल जो है वो रिकवरेबल हो सके, उसकी रिसाइकलिंग हो सके, ठीक है, एक्सप्लोरेशन हो सके, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकें, मेटलर्जी रिफाइनिंग जो है उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो, और साथ ही साथ में हम क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ का। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े हुए, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये क्या करेगा, नए सप्लाई चेन्स को बनाएगा जो कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस हुई हैं उनकी सप्लाई चेन्स को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। हमने कल ही ये पढ़ा है कि ये यूएस लेड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है जब हमारे मोदी जी विजिट करने गए थे यूएस में, जब स्टेट विजिट हुई थी, राइट, कल ही पढ़ा है, रिवीजन हो गया इससे। और जो भी पढ़ते जा रहे हो ना, जो कल पढ़ा है उसका आज रिवीजन करना है, जो आज पढ़ोगे उसका कल रिवीजन करना है, रिवीजन ज़रूर करते रहना, वरना पता क्या होगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा ना फिर आपको लगेगा अरे ये चीज़ पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, बट पढ़ी थी, अभी कुछ याद नहीं है। ये सिचुएशन ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पढ़ो उसको रिवाइज़ करो, पढ़ो रिवाइज़ करो, ठीक। फिर है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें तो ऑक्शन प्रोसेस जो होती है मिनरल्स की उसकी ट्रांसपेरेंसी लाने में ये मदद करेगा। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव भी है जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये जो इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिससे कि जो सप्लाई चेन है इंडो पैसिफिक रीजन में वो अच्छी रहे। नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इंटरेस्टिंग के इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अब हम बात करेंगे। अभी चर्चा में क्यों है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? अगर हम देखें तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार है उसने डिसाइड किया है कि नए एप्लीकेशंस वो लेगी किससे, जो सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स हैं इंडिया में, इनको बनाने के लिए एप्लीकेशंस की मांग की है सरकार ने। ठीक है, किस स्कीम के अंडर है? तो मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर ये काम हो रहा है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं, यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई? क्वेश्चन आएगा मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम से। तो ये क्या है जाने, तो ये मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है हमारी प्यारी मीटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। किस एम से भाई? क्या एम है इस चीज़ का? तो एम ये है कि हम इंसेंटिव सपोर्ट है कंपनीज को, वो अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो ऐसी कंपनी जो सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, इन सब में इंगेज्ड जो कंपनीज हैं उनको क्या किया जाएगा? इंसेंटिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। टेन्योर क्या है इस स्कीम का? तो 6 साल के लिए ये स्कीम आई है। नोडल एजेंसी है इसकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट कैसी है, क्या इसका स्टेटस है, तो मार्केट साइज़ करें तो 2026 में माना जा रहा है कि इस मार्केट साइज़ हो जाएगा $64 बिलियन का। ठीक है, 2019 से 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। लगभग 2000 चिप्स जो हैं हर साल डिज़ाइन किए जा रहे हैं। R&D की बात करें यहाँ पर तो लगभग $2.5 बिलियन जो है जनरेट किए गए हैं इस इंडस्ट्री से। 4 स्कीम्स हैं इस प्रोग्राम के अंडर। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंडर 4 स्कीम है। पहली है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्कीम जिसमें हम डिस्प्ले फैब्स को सेट करेंगे। थर्ड है मॉडिफाइड स्कीम जिसमें हम सेट करेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन फोटोनिक्स को, सेंसर्स फैब को, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब को, सेमीकंडक्टर ATMP को और सेट फैसिलिटीज़ को इंडिया में। फिर है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ को। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो क्या है और इंडिया का रोल क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं तो यहाँ पर ताइवान का नाम बोल देना, क्योंकि ताइवान जो है वर्ल्ड का लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स। ठीक है, वो भी ताइवान की TSMC जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स को बनाती है। US चाइना का कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। US चाइना दोनों ही ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कन्फ्लिक्ट में लगे पड़े हैं इस सेमीकंडक्टर को लेकर। ठीक है, USA ने चिप्स एंड साइंस एक्ट को पास करा है। ठीक है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स हैं उसमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चिप 4 एलियांस को भी बनाया है और चाइनीज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। चाइना भी कम नहीं है, चाइना ने भी जो जर्मेनियम और गैलियम के जो एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी अराउंड दी वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो मार्केट ग्रोथ अभी हमने देखी ही है, राइट, कि 3 गुना बढ़ जाएगी 2026 तक। फिर इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन सकता है अगर हम इसमें अच्छा काम कर लें तो। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये हमारे लिए सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। चैलेंजेस क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जेस्टेशन पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लगभग 5 साल लगते हैं उस फैब को बनाने में, उसके बाद में ही वो फुल प्रोडक्शन में जा पाता है। फैसिलिटीज़ को जो हम सेट कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है और इकोसिस्टम की भी ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर्स क्या है? तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो ऐसे मटेरियल हैं जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, ना तो इतनी ज़्यादा है जितनी कंडक्टर में होती है, जैसे कॉपर है, जितनी ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर में से फ्लो नहीं होती। बट इंसुलेटर रबड़ जैसे भी नहीं है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना होती, बीच के हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है माहिर। माहिर माहिर नहीं नहीं नहीं, इंडियन टेलीविजन में नहीं घुसना है, कोई माहिर नहीं है यहाँ पर। क्या माहिर है? तो माहिर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए माहिर है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। बाय द वे, अगर आप में से कौन ऐसा है जिसका नाम माहिर है, अगर आप में से कोई माहिर है जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ भाई हम हैं माहिर। फिलहाल यहाँ पर वो वाले माहिर नहीं, यहाँ पर हमारा माहिर है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया है क्या? माहिर, जिससे कि हम क्या कर सकें, लिवरेज करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। जो टेक्नोलॉजीज हमारी पावर सेक्टर के लिए यूज़फुल है उनको लिवरेज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो और बात करें अगर हम माहिर की, तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे एनर्जी सेक्टर में यूज़फुल हो सकती हैं। फिर हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जितने भी एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं कि वो अलग अलग काम यहाँ पर मिलकर कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट यहाँ पर हम करेंगे। लिवरेज करेंगे कि फॉरेन एलियांसेस हमारी यहाँ पर हो, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है और ज़्यादा हो सके। नेशन को हम लीडर बनाएंगे पावर सिस्टम में। फंडिंग कहाँ से होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मिलकर यहाँ पर फंडिंग करेंगे। इवन सेंट्रल जो बजट है वहाँ से भी कुछ फंडिंग मिल जाएगी। अप्रोच की बात करें तो टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल जो है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर काम किया जाएगा। 5 साल के लिए ये जो हमारा मिशन है वो चलेगा। मिशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी बनेगी जिसको हेड किया जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जो कि पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। कि एपेक्स कमेटी बनेगी जिसको चेयर करेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अप्रूवल्स मॉनिटर करेंगे रिसर्च प्रपोजल्स को। कवरेज की बात करें तो आउटकम लिंक्ड फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो। हर किसी से यहाँ पर हर किसी को इनवाइट किया गया है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेटेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च एजेंसी जो है वो इस पेटेंट को शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 8 एरियाज़ जहाँ पर रिसर्च की जाएगी। तो कार्बन कैप्चर पे रिसर्च की जाएगी, इंडिजीनियस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, जियोथर्मल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी, मॉडिफाइंग इलेक्ट्रिक कुकर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब पर यहाँ पर रिसर्च करने का काम होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन की? माहिर की अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो नेट जीरो मिशन को अचीव करने में हेल्प मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी डिमांड जो बढ़ती है उसको हम मीट कर पाएंगे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को प्रमोशन होगा। साथ ही साथ में जो हमारे SDG गोल्स हैं उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो पावर सेक्टर में है अगर बात करें तो एयरजेन, ये क्या है? ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है वाटर वेपर से, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो ग्रिड। तो लोकल एनर्जी ग्रिड जो हैं जो ऑपरेट करती हैं फ्रीली, ठीक है, तो वो यहाँ पर माइक्रो ग्रिड हो जाएंगी। उनको कनेक्ट किया जाएगा बिगर कन्वेंशनल ग्रिड से। पावर वॉल्स, तो ये डिज़ाइन की गई हैं जिससे कि क्लीन एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, जिससे कि इसको कहीं पर भी हम किसी भी टाइम पर यूज़ कर पाएंगे। वर्टिकल विंड टर्बाइंस, ये क्या करेंगे, वेव्स को कैप्चर कर पाएंगी जो कि पासिंग व्हीकल्स ने क्रिएट किए हैं। पावर सेक्टर में और दूसरी इनिशिएटिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं स्टेट्स के लिए जिससे कि पावर सेक्टर में वो रिफॉर्म करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अलाउ किया है स्टेट्स को कि एडिशनल बोरोइंग जो है लगभग 0.25% to 0.5% की उनको मिल जाएगी अगर वो क्या करते हैं, अपने जो रिफॉर्म्स हैं वो पावर सेक्टर में करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, उनको अजम्पशन करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो भी पावर सेक्टर में जो लॉस हो रहे हैं उसको अज्यूम करना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेंटेन रखना होगा। टाइमली उनको क्या करना होगा, ऑडिट कराना होगा और कॉम्प्लायंस करना होगा। जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मानना होगा। मार्केट कपलिंग की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कि वो क्या करेंगे, मार्केट कपलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करें पावर एक्सचेंज में।
अब ये मार्केट कपलिंग क्या होता है, क्या मार्केट को कपल बना दिया जाएगा, क्या उनकी शादी करा दी जाएगी? अरे नहीं, ये सब क्या सोचते रहते हो, मार्केट कपलिंग ये नहीं है। तो क्या है मार्केट कपलिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी बना रहे हैं, ठीक है, जो ओन कौन करेगा, जिसके ओनर होगी हमारी सरकार। इसके अंडर हम क्या करेंगे, बिट्स को खरीदेंगे बेचेंगे, जितने भी पावर से एक्सचेंजेस हैं कंट्री में वहाँ से, ठीक है। अभी बात करें तो एमसीपीज जो है वो अलग हैं 3 पावर एक्सचेंजेस में इंडिया के। कौन कौन से, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर रिसोर्स एडुकेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क। ये गाइडलाइंस को इशू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। कंसल्टेशन किसकी है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की कंसल्टेशन से ये काम हुआ है, ठीक है। ये फ्रेम की गई है अंडर द रूल 16। किसके रूल 16, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022। ये गाइडलाइंस का एम है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे एक रिसोर्स एडुकेसी फ्रेमवर्क फॉर पावर प्रोक्योरमेंट, ठीक है। यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा रिलायबल ऑपरेशन हो पावर सिस्टम का पूरे जितने टाइम फ्रेम है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये गाइडलाइन जो है मेजर रिफॉर्म है जो कि क्या करेंगे, 24/7 रिलायबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे हम सबको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी कंज्यूमर्स के लिए। यहाँ पर क्या होगा, नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो हैं वो इंश्योर किया जाएगा कि उनको जो है नए जो कनेक्शन है वो टाइम बाउंड मैनर में दे दिए जाए, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो पेनाल्टीज़ भी लगेंगी, ठीक। यहाँ पर क्या है, टाइम ऑफ डे टैरिफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हर टाइम जो है एक से रेट पर चार्ज नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी टाइम के अकॉर्डिंग उसका रेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो दिन में 20% सस्ती मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, रात में सस्ती नहीं होगी, रात में हो जाएगी 20% महंगी, ठीक। अमेंडमेंट किया गया है स्मार्ट मीटरिंग प्रोविज़न में भी, जो इंस्टॉलेशन के बाद में स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन के बाद में कोई पीनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे कंज्यूमर बेस पर कि मैक्सिमम डिमांड को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बातें चल रही हैं, पिछला टॉपिक भी था इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड, अब नेक्स्ट भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। भाई क्यों है चर्चा में, तो अभी क्या हुआ है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 से 32 तक का, 10 साल के लिए ये प्लान है। अगर और बात हम करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को बनाएगी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 साल में ये प्लान बन जाए, 5 साल में एक बार ये प्लान बनेगा। इसमें क्या है, रिव्यू किया जाएगा पिछले 5 साल का, ठीक है। डिटेल प्लान बनाया जाएगा अगले 5 साल के लिए, प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाया जाएगा उससे भी अगले 5 साल के लिए। पहले ये जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है वो 2007 में आई थी। की हाइलाइट्स की बात करें तो एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ रही है, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लगभग 10 सालों में 4.1% से मतलब 4.1% से इंक्रीज़ देखने को मिला है इस डिमांड में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2026 से 27 तक की देखें तो 610 गीगावाट की हो जाएगी। कार्बन एमिशन की बात करें तो एवरेज जो CO2 एमिशन होता है कोल बेस्ड स्टेशन से वो अब कम हो रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखें रिन्यूएबल एनर्जी का तो यहाँ पर हम देखते हैं लगभग 35% जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें 35% 2026-27 तक रिन्यूएबल एनर्जी से ही होगा। जो एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन की बात करें तो एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 24% तक कम की जा रही है और 45% तक कम हो जाएगी 2030 में आते आते। पावर जनरेशन रिसोर्स की बात करें तो कन्वेंशनल तरीके से हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर स्टोरेज सोर्सेज की बात करें तो पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। अब ट्रांसफॉर्मिंग द पावर सेक्टर, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है पावर सेक्टर, चलो ये भी जान लेते हैं। तो फ्रॉम पावर डेफिसिट, पहले हमारे पास पावर कम थी, अब हम पावर सरप्लस हो गए हैं। लगभग 175 गीगावाट जो एनर्जी
कैपेसिटी है वो हमारी एडिशन हुई है। फोर्थ ग्लोबली हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में बात करें तो हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, जिसमें 43% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से ही है। 2.86 करोड़ हाउसेज जो हैं वो सौभाग्य के अंडर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं। 100% ब्लेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है अंडर DDGJ के अंडर। प्रोक्योर्ड प्राइस जो है एलईडी बल्ब का वो 90% से कम हो गया है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है डिस्कॉम का वो 21% से 16% तक का हो गया, तो वो भी कम हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो हमारी जो है कोल की बात करें तो लगभग अभी भी 51% जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी किससे है, कोल से ही है। गैस की हम देख रहे हैं, ये ऑरेंज सेक्टर जो दिख रहा है वो गैस है, फिर डीजल, न्यूक्लियर, लिग्नाइट और RES रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं कि सोलर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो है लगभग 53,996 मेगावाट, 34% तक हमारी सोलर एनर्जी है। विंड है 26% तक, बायोमास है 7% तक, स्मॉल हाइड्रो है हमारे 3% तक और लार्ज हाइड्रो है 30% तक। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है इंस्टॉल्ड में, सोलर एनर्जी। अब चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमारे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ने हाईलाइट किए हैं। तो चैलेंजेस हैं कि हम क्या कर पा रहे हैं, ग्रिड से ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जोड़ नहीं पा रहे हैं। इंटरमिटेंसी, इंटीग्रेशन है, रिसोर्स को लोकेट करना, ये सारी कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको इंस्टॉल करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, जैसे ऑपरेशनल इश्यूज़ आते हैं कि पैनल जो है उसको कैसे डिस्पोज करें, जो ख़राब पैनल हो गए हैं, लैंड कहाँ से ख़रीदें। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो है वो इसको रजिस्ट करती हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में भी इशू हैं, फिर क्लाइमेट बदलता रहता है, इस तरीके की दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम थक हार कर बैठ नहीं गए हैं, हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि पावर सेक्टर को हम ग्रो कर सकें। जैसे कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लेकर आए, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन करने की कोशिश की, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी सार्क के साथ में, बिमस्टेक के साथ में है, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए भी काम किया जा रहा है, कार्बन मार्केट में पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं, ग्रोथ एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम हो रहा है, जैसे कि PM कुसुम है, फिर वन सन वन ग्रिड वाला जो हमारा लेकर आए थे कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है PLI स्कीम। अभी PLI स्कीम आज की न्यूज़ तो नहीं है, PLI स्कीम काफ़ी टाइम से चर्चा में रहा है। अभी चर्चा में क्यों है ये जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो PLI स्कीम को नए सेक्टर्स के लिए नहीं लॉन्च करेगा, और क्या करेगा, जो करेक्शन है कुछ सेक्टर्स में वो लिया जाएगा, लेकिन PLI स्कीम को नए सेक्टर्स में लॉन्च नहीं किया जाएगा। अब क्या होता है ये PLI स्कीम, इसके बारे में बात करें तो 2020 में पहली बार PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव दिया जाता है बेस्ड ऑन दी सेक्टर एंड दी पॉलिसी। ठीक है, इंसेंटिव्स लिंक्ड है परफॉर्मेंस पे कि कितना ज़्यादा वो सेल्स कर रहा है या कितना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस वजह से उसको क्या होता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। PLI स्कीम जो है ये मल्टीपल सेक्टर्स की फाउंडेशन पर बना हुआ है। ठीक है, 1.97 लाख करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे, जिससे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी कैपेबिलिटी हैं वो बढ़े और हम ग्लोबल लीडर बनकर आएँ। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है। अब ये PLI स्कीम अगर हम ले आए, क्या बेनिफिट होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, फिर सेल ज़्यादा होगी, और फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर मशीनरी ली जाए या फिर इंडस्ट्री लगाई जाए, तो इससे भी हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लगभग 55% जो है स्कीम का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रीन सेक्टर्स में। फिर है सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारी इमेज अच्छी होगी दुनिया में, और हमारा रिजर्व भी बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे, रीजनल इम्बैलेंसेस है जो डेवलपमेंट के वो भी यहाँ पर कम होंगे। सेक्टर्स जो कि PLI स्कीम में कवर्ड हैं, इनके नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर, सोलर फोटोवोल्टाइक, फिर स्पेशलिटी स्टील, वाइट गुड्स, फिर API एंड KSM फार्मा, टेलीकॉम, ACC बैटरी, ड्रोन्स कंपोनेंट्स, ये सारे एरियाज़ जो हैं यहाँ पर PLI स्कीम्स लागू है।
लेकिन PLI स्कीम भी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई चैलेंजेस नहीं, भी चैलेंजेस हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी हैं कि इंसेंटिव्स में एम्बिग्यूटी बनी हुई है, ठीक है, कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, कोई कॉमन पैरामीटर नहीं है इंसेंटिव्स को देने का। फिर यहाँ पर क्रिटिकल फैक्टर्स को कैप्चर करना ये भूल ही गए, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, डोमेस्टिक मार्केट है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी ही नहीं गई हैं। इससे क्या होगा, सब्सिडीज डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाएंगी। फिर ओरिएंटेशन हो जाएगा लार्जर फर्म का तरफ, ज़्यादा ओरिएंटेशन इनका देखने को मिला है। इवैल्यूएशन भी ढंग से हो नहीं रहा, तो ये कुछ दिक्कतें भी देखने को मिली हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दिक्कतों के बाद में ये PLI स्कीम फेल हो गई, नहीं, इसने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स को अचीव किया है, जैसे कि जो इंक्रीज़ है FDI में 76% तक की देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स हमारे 2.56 लाख करोड़ के बूस्ट हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, लगभग 3,25,000 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इन्वेस्टमेंट जो है 62,500 करोड़ का अभी तक रियलाइज हो चुका है, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगभग 60% चीज़ों का हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फर्टिलाइजर सेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फर्टिलाइजर से डील करता है। थोड़ी हरियाली, हरी भरे खेत, ये सारी चीज़ें इमेजिन करना शुरू करो, फर्टिलाइजर से पहुंच जाओ, खेतों में पहुंच जाओ। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसने अप्रूव किया है कि अलग सा एक बहुत ही अनोखा पैकेज है इनोवेटिव स्कीम्स का फार्मर्स के लिए, जिसमें लगभग 3,70,00,000 करोड़ रुपए, 3,70,00,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। अच्छा जी, इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद में। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं हम, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस भी करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। लेकिन हाँ, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर में हम फर्टिलाइज़र को। अच्छा, और अगर हम बात करें तो ये जो अप्रूव्ड स्कीम्स है, बहुत ही अनोखा सा पैकेज जो लॉन्च अभी किया गया है, इसमें कई सारी स्कीम्स हैं जो कि हमारे किसान जो भाई हैं उन सबको हेल्प करेगी। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली स्कीम क्या है, दैट इज़ प्रणाम। ठीक है, दैट इज़ प्रणाम। तो प्रणाम क्या है भाई, किसका प्रणाम करेंगे? PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, दैट इज़ प्रणाम। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स हैं, इसका यूज़ जो है वो बैलेंस्ड बनाने में जो है हम बढ़ावा देंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ दो, नहीं, उसका भी यूज़ करो, बट बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर बनाकर यूज़ करो, ऐसा यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा। 1,452 करोड़ रुपीज़ जो है वो अप्रूव किए गए हैं मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, जिससे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर हम प्रमोट करते हुए नज़र आएंगे गोवर्धन प्लांट्स से। अब ये गोवर्धन जो है ये लॉन्च हुआ है 2018 में अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, जिससे कि विलेज की क्लीनलीनेस भी होगी, विलेज की सफाई भी होगी, और वेल्थ और एनर्जी को हम वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उससे जनरेट कर पाएंगे। सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको हम यूरिया गोल्ड बोल रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि जो सल्फ़र डेफिशिएंसी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी। यूरिया गोल्ड ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इफ़िशिएंट है, कहाँ से? नीम कोटेड यूरिया से। तो नीम कोटेड यूरिया का भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है, 2015 या फिर 16 का क्वेश्चन ये है। तो प्री बाई क्यूज़ को भी एनालाइज करते रहना साथ साथ में, और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ही है कि ये काम मैं आपके लिए कर दूंगी, बट ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। तो मैक्सिमम लोग अगर सपोर्ट करेंगे तब ये इनिशिएटिव हम लॉन्च करेंगे। यूरिया सब्सिडी स्कीम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि एक्सटेंड की गई है अगले 3 साल तक के लिए, 2025 तक ये स्कीम जो है अब लॉन्च की गई है, एक्सटेंड की गई है। 2026 तक हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे यूरिया के प्रोडक्शन में। ठीक है, अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं जिससे कि जो फर्टिलाइज़र है उसका एफिशिएंट यूज़ हो सके। इसके लिए वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम को अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ठीक है, जिससे ये टाइमली सप्लाई हो सके फर्टिलाइजर्स की। नैनो यूरिया प्लांट्स को बनाया गया है, जिससे कि हम जो नैनो यूरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और इससे फार्मर की इनकम भी अच्छी होगी, और हमारी जो यूरिया की जो हमारी खपत है
वो भी थोड़ी कम होती हुई नज़र आएगी। फर्टिलाइज़र फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हैं वो बनाई गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के द्वारा, जिससे जो ब्लैक मार्केटिंग है फर्टिलाइज़र की वो ना हो पाए। न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है वो भी लॉन्च की गई है। यहाँ पर फिक्स रेट की सब्सिडी मिल जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, सल्फर एक्सेट्रा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लेकर आया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का भी पहले क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ईयर तो मैं भूल चुकी हूँ, बट हाँ ये क्वेश्चन जरूर बना है सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर। आई थिंक 2021-22 के आसपास बना था ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो फर्टिलाइज़र्स जो मटेरियल है, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स देखो वो मटेरियल होते हैं जिससे कि प्लांट जो है उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके ऐसी सॉइल में जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, ठीक है। और ये वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री, जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, उसमें से एक इंडस्ट्री हमारी फर्टिलाइज़र भी आती है। अच्छा, एक तो फर्टिलाइज़र हो गई, बची 7। तो 7 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि इसका अभी पहले क्वेश्चन बन चुका है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को लेकर 2015 या फिर 16 में। अच्छा, यूरिया जो है लगभग जितना भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका 2/3 हम यूरिया ही यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो है उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी फर्टिलाइज़र्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स वो सप्लाई करते हैं सॉइल को, जैसे कि नाइट्रोजनस हो सकता है, फॉस्फेटिक हो सकता है, पोटेसिक हो सकता है। सेकेंडरी फर्टिलाइज़र जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो इसके कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है पहले तो कि ऐसा नहीं है कि इसकी हम बोले फर्टिलाइज़र है मतलब कि फर्टिलाइज़ कर देगा हमारी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, नहीं। धीरे धीरे समय के साथ साथ मिट्टी का जो क्वालिटी और ज़्यादा डिग्रेड होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है। यूट्रॉफिकेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र की यूज़ से हो सकती हैं। एल्गल ब्लूम हो सकता है, ऑक्सीजन जो है डिप्लीट हो जाएगी, बहुत सारे जो फिशेस हैं वो मर जाती हैं, राइट। फिश किल होता है ना। फिर है हमारा विंटर किल जिसे हम बोलते हैं। फिर है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, उस पर भी असर होगा। रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, और ये जो कंटामिनेशन हो जाएगा फूड में और उसको अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी ये केमिकल्स चले जाएंगे। कैंसर जो इतनी घातक बीमारी है उसके यहाँ से जो है कॉजेज़ देखने को मिले हैं। फिजिकल बर्डन भी देखें, क्योंकि जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र पर हमारी सरकार देती है, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है, इस वजह से सरकार को बहुत हाई अमाउंट फालतू में पे करना पड़ रहा है, फालतू में जो है बेयर करना पड़ रहा है। तो अगर हम ये जो फर्टिलाइज़र का यूज़ ही कम कर देंगे तो इससे सब्सिडी भी कम हो जाएगी। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्टर हम ही हैं फर्टिलाइज़र के। अवेयरनेस लोगों को है नहीं। आइडियल जो NPK यूज़ रेशियो है वो हमारा 4:1 है, लेकिन हम यूज़ करते हैं किसमें? 8:3:1 में, आई थिंक, ठीक है। तो ये जो है रेशियो गड़बड़ होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो हर दिन बनते जा रहे हैं हमारी इंडिया में, और ये काफ़ी अच्छी बात है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हो, जिनके पास कुछ आइडिया हो। तो हाँ, अगर आपके पास में आइडिया है तो खुद को रोके ना, और ज़रूर अपनी जो आइडिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट ज़रूर करें। बट अब यहाँ पर बात हो रही है स्टार्टअप्स के रेगुलेशन की। क्यों है चर्चा में? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि जो सेल्फ रेगुलेशन है वो बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, ऐसा बताया गया है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप का मतलब है ऐसी कंपनी जो कि अपने अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है, रिस्क है, ठीक है, और इसमें कुछ भी करने की जो इच्छा है वो है। अगर हम बात करें स्टेटस क्या है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का, तो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया में हमारा, ठीक है। 80,000 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, जो कि जिसमें 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। सेकंड टेक स्टार्टअप्स इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। टेक स्टार्टअप्स के लिए सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारी इंडिया। 40% जो स्टार्टअप्स हैं वो Tier 2 और 3 सिटीज़ में हैं। अब स्टार्टअप कल्चर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे आइडियाज़, इनोवेशन और रिसर्च प्रमोट होती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, वेल्थ क्रिएशन होता है, सोसाइटी की नीड्स भी पूरी होती हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए? तो स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ऐसे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स,
ई जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, आईपीआर प्रोटेक्शन देते हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये गवर्नमेंट ने लिए हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। रेगुलेशन कैसे हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिफाइन किया स्टार्टअप को कैसे, कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बनती हैं स्टार्टअप, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में, और कुछ ऑपरेशनल कंप्लायंस रिलैक्सेशंस भी स्टार्टअप कंपनी को दिए जाते हैं। तो डीपीआईआईटी है, ठीक है, उसने बिजनेस को स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, जिसमें 3 साल के लिए टैक्स नहीं देना होगा। सेबी ने भी रूल्स निकाले हैं लिस्टिंग करने के लिए कि स्टार्टअप्स को अगर लिस्ट करना है तो उसके कुछ रूल्स जो है वो सेबी लेकर आया है। आरबीआई ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी स्टार्टअप्स के लिए क्रिएट की है जिसमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये स्टार्टअप्स जो हैं इनको रेगुलेट करने में इतने सारे इश्यूज कौन से आ रहे हैं। पहली बात है इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें समय भी बहुत जाता है, लगभग 2 से 3 महीना इसमें भाग दौड़ करने में ही चला जाता है। और सिंगापुर में अगर कोई कंपनी आपको स्टार्ट करनी सिर्फ 2 दिन में हो जाएगी, तो ये काफ़ी समय जाता है इसमें। कंप्लायंस बर्डन में कई सारे जो लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, ये पेपर लाओ, वो पेपर लेकर आओ, यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से अप्रूवल लो, इसमें भी बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। रेगुलेशन की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया जो है इसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं, जैसे कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, पॉलिसीज जो है वो एकदम से चेंज हो जाती हैं, तो ये सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। फंडिंग की कमी देखने को मिलती है क्योंकि स्टार्टअप्स अपने अर्ली स्टेज में, इसमें बहुत रिस्क भी होता है, सिर्फ आइडियाज़ ही उनके पास में है, तो यहाँ पर फंडिंग कैसे होगी ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आईपीआर जो है इनको प्रोटेक्ट करना भी स्टार्टअप में काफ़ी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है क्योंकि आईपीआर का इन्फोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स तो हैं, फिर भी स्टार्टअप जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, जैसे टैक्स कंप्लायंस को लेकर, जब ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात आती है, शेयर्स की वैल्यूएशन की बात आती है, टैक्सेशन आता है एंजल इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें काफ़ी बार स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अब हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वेस्टर सर्विस फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। क्यों है चर्चा में और ये होते क्या है, चलो सब कुछ जानते हैं। तो अभी क्या हुआ है, सेबी हमारा जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करके लाया है, तो इसने कई सारी गाइडलाइंस लेकर आया है। किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड के लिए, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस डिपॉजिटरीज मेंटेन करते हैं, तो इन फंड्स के लिए गाइडलाइंस लेकर आया है हमारा सेबी। पहले अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए जो कि इंडिया के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए एग्जामाइन करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि जो इंडियन इन्वेस्टर अवेयरनेस है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विस फंड आखिर ये होते क्या हैं, पहले इनको समझते हैं फिर इनकी गाइडलाइंस को समझेंगे। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की अगर हम बात करें तो ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ में इस्टेब्लिश किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पार्टिसिपेंट्स जैसे कि स्टॉक होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज हैं उनको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाना ज़रूरी है। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है अलग अलग ट्रस्ट के द्वारा। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है स्टॉक एक्सचेंज का और डिपॉजिटरी का, उसमें 5 ट्रस्टी होने चाहिए। 5 ट्रस्टी कौन कौन होने चाहिए, तो 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक सेबी का रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, फिर एक होना चाहिए चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर। टेन्योर इनका क्या होगा, 5 साल के लिए ही होगा। सेग्रीगेटेड फंड बनाने की ज़रूरत है जिसमें क्या करना होगा, जो फंड्स हैं इसमें वो सेग्रीगेट करने चाहिए, ठीक है, और इनमें कोई भी लायबिलिटीज़ से इनको दूर रखना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं डिपॉजिटरीज़ की। तो डिपॉजिटरीज़ क्या होते हैं, डिपॉजिटरी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है बिजनेस और इंडिविजुअल से और उनको हेल्प करता है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। कंट्रीब्यूशन करें जो हमारी आईपीएफ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज जो अपनी लिस्टिंग फीस है उसका 1% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया होता है 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट पे, उसका 100% इंटरेस्ट यहाँ पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ये है कि लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्लेम्स ये कर सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है ट्रेडिंग मैनेजर्स के द्वारा। डिपॉजिटर्स जो है अपने प्रॉफिट का 5% इस फंड में डिपॉजिट करते हैं, जितने फाइन और पेनाल्टी जो है डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट से मिलती है वो यहीं पर जाती है, और इंटरेस्ट जो है, इनकम रिसीव होती है इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, वो भी यहीं पर जाती है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टर का एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये तो हो गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। नेक्स्ट फंड हमारा है इन्वेस्टर सर्विस फंड। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है? इन्वेस्टर सर्विसेज फंड। इसका एम है कि अलग अलग तरीके की जो सर्विसेज इन्वेस्टिंग पब्लिक को दी जाती हैं वो सर्विसेज यहाँ पर देनी है, उसके लिए फ़ंड बनाया जाएगा। फंडिंग यहाँ पर क्या होगी? जो लिस्टिंग फीस है स्टॉक एक्सचेंज की उसका 20% इस फंड में जाता है। सुपरविजन होता है रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी के द्वारा। ये कमेटी जो है, जो 7 कमेटीज हमारी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई गई हैं स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, उनमें से एक कमेटी ये भी होती है। अब इसका जो है स्टॉक एक्सचेंज कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन फैलाते हैं, अवेयरनेस को फैलाने का काम करते हैं। 50% जो है वो Tier 2 और Tier 3 कंट्रीज़ में यूज़ किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अनयूटिलाइज अगर रह जाता है ये फंड तो क्या होगा? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड जो है सेबी का, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड क्या है? जहाँ पर ये बचा हुआ पैसा चला जाएगा, तो सेबी ने 2007 में बनाया है, जिसमें हम क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिडिल क्लास को लेकर। हम और आप ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया में मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा क्या हो गया कि जो मिडिल क्लास जिनके बारे में कोई ज़्यादा पूछता तक नहीं, आज उनको हम इस मैगज़ीन में पढ़ रहे हैं, इसकी करंट अफेयर में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों है ये चर्चा में? चलो जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन अपना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अगर कंट्री की इकोनॉमिक एम्बिशन को हमें अचीव करना है तो लार्ज एक्सपेंडिंग इंक्रीजिंग जो प्रॉस्पेरस जेन्युइन मिडिल क्लास है वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो मिडिल क्लास की भलाई हमें करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात तो ये है। तो मिडिल क्लास इंडिया में क्या है, क्या इनकी सिचुएशन है, चलो जानते हैं। मिडिल क्लास आखिर होते कौन है? हम सब बोल देते भाई हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, बट ये मिडिल क्लास लोग होते कौन है? चलो समझते हैं। सिंपली अगर हम बात बोलें तो ये वो क्लास है, वो लोग हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक पोजीशन क्या करते हैं, वर्किंग भी क्लास भी नहीं है और अपर क्लास भी नहीं, तो बीच के जो ये लोग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कितने लोग हैं इस ब्रैकेट में, तो लगभग इंडिया की 31 पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास में ही आती है। ठीक है, मिडिल क्लास जो है लगभग कंट्री की 1/4 वेल्थ को लिए हुए हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है 1991 में? 1991 की सिग्निफिकेंस क्या है मिडिल क्लास लोगों के लिए? तो जो साइज़ है मिडिल क्लास का वो लगभग 1% था। 1990 से बात करें तो पॉपुलेशन का 1% लोग ही मिडिल क्लास होते थे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ही हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास कितने हो गए हैं, 1% से बढ़कर कितने हो गए? 30% तक, राइट, 31% तक हो गए हैं। तो ये इसी वजह से हुआ। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे 1991 में आए उसी वजह से मिडिल क्लास लोग जो हैं थोड़े प्रॉस्पर हुए हैं। अब ये मिडिल क्लास लोग जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों? चलो जानते हैं। पहली बात तो कंजम्पशन इनका बहुत रहता है। लगभग जितना भी कंज्यूमर स्पेंडिंग आती है हमारी इंडिया में उसका 70% ये मिडिल क्लास लोगों से ही स्पेंडिंग आती है। तो इसीलिए जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्पेंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है। टैक्स भी सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। लगभग 79% जो टैक्स आता है वो मिडिल क्लास लोग ही पे कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल है और जो सेविंग्स हैं वो भी ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास लोग हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनफॉर्मलाइजेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी ट्रैप में ये फंसे रहते हैं बेचारे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, उनको एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन्हांसिंग टूल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसमें इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इससे उनकी जो है तरक्की रुक जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी उनकी हो नहीं पाती है और इस वजह से वो इसी विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या हैं जो मिडिल क्लास लोग फेस करते हैं? चैलेंजेस की बात करें तो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। एक टिपिकल मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इनकम इतनी बढ़ नहीं रही। वही चीज़ फिर से हाँ अगर बोलना चाहें कि आमदनी तो ठंडी है बट
जो खर्चा है वो रुपया हो चुका है इन लोगों का, जिस वजह से इन लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है कि इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर में हमें पता है कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लगी हुई होती हैं, कई सारी सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, कई सारे पर्क्स मिलते हैं, बट बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की तो वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इससे भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट गैप देखने को मिल रहा है, जितना ये कंट्रीब्यूट करते हैं और जितना बेनिफिट आ रहा है हमारी सरकार के जो सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमारी सरकार जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उससे जो बेनिफिट मिल रहा है इन लोगों को वो बहुत कम मिल रहा है। फिर लिमिटेड सोशियो इकोनॉमी मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से वह कई बार इनको डिस्क्रिमिनेशंस का भी सामना करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें इनकी जो ग्रोथ है उसको रोक रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। अब ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि क्या हुआ था बालासोर में, अभी क्या हुआ था, ये जो एक ट्रेजेडी हुई थी, जो कोलिजन हुआ था, 3 ट्रेन जो है डिरेलमेंट हो गया था, इतनी भयंकर जो हम कह सकते हैं जो लोगों की जो घटना हुई थी, जो इतने सारे लोग जो उनकी डेथ हो गई, इतना ज़्यादा हम डिस्टर्बिंग जो सीन वहाँ पर हुआ, राइट। हर कोई वहाँ पर, हर किसी के जो दिल दहलाने वाली जो घटना थी वो उसने हर किसी को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया। तो वो जो घटना हुई ना उसके बाद में ये जो आर्टिकल है ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है और ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो रेलवे सेफ्टी को लेकर क्या इश्यूज़ हैं? देखो, हम कहीं पर जाते हैं, हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या उम्मीद लेकर जाते हैं? हम उम्मीद लेकर जाते हैं ना कि हम बाहर जा रहे हैं, चलो अच्छा घर पे बोल के जाते हैं कि ऐसा है मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा तो मुझे ये बना कर रखना, मैं ये खाऊंगा, मुझे राजमा चावल बना कर रखना, मुझे छोले बना के रखना, ये रखना वो रखना, बहुत सारी चीज़ें में हम ऑर्डर दे के जाते हैं ना। मतलब हम उम्मीद रख के जाते हैं भाई घर से बाहर तो जा रहे हैं और वापस आएंगे, राइट। हमारे घर से पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि मम्मा ऐसा करना बाहर जा रहे हो बट ये लेकर आना, पापा ऐसा करना बाहर जा रहे हो मेरे लिए ये चीज़ ले आना। मतलब हम उम्मीद रखते हैं ना कि वो पर्सन दोबारा वापस आएगा। ऐसे ही उस दिन भी बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठ के गए, कोई अब उस टाइम पर तो छुट्टियां चल रही थी, राइट, तो छुट्टियां चल रही तो कई सारे लोग वेकेशंस पे गए होंगे, कई सारे लोग अपनी अपनी मन में वो बोलते हैं ना बहुत सारे विशेष लेकर गए होंगे कि हम ये करेंगे, वहाँ जाकर ये करेंगे, कई सारी प्लानिंग करके गए होंगे, बट वो लोग वापस ना आ सके, राइट। तो कितनी ज़्यादा दुख वाली बात थी, बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी। हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत सारे विशेष, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर जा रहे हैं कि हम वापस आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाकर वो करेंगे, बट वो सब ख़त्म हो गया, राइट। तो ऐसा ना हो, जो ये जो सेफ्टी है, जो एक बार तो चलो हो गया तो कोई बात नहीं, उसको हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा ना हो। तो ये सब किसके हाथ में? हमारे और आपके हाथ में तो है। आगे जाकर आपको ही, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप ही तो बनेंगे ना। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तब आप जो है जो चेंजेस लाने हैं वो लेकर आएंगे। तो वो क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको ही आज हम जानेंगे, और चेंजेस को जानने से पहले क्या कमियां हैं वो तो जानो। चलो तो जानते हैं कि हमारी जो रेलवे सेफ्टी है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहली बात पैसा से रिलेटेड देखते हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेफ्टी पर खर्च ही बहुत कम होता है, ठीक है, सेफ्टी पर खर्च ही बहुत कम होता है। मार्च 2023 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि एनुअल फंडिंग जो हमारे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है उसमें पूरी तरीके से जितना भी पैसा दिया जाता है वो कभी भी पूरी साल में खर्च हुआ ही नहीं है। एक साल में जितना पैसा दिया जा रहा है संरक्षा के लिए उतना पैसा खर्च किया ही नहीं जा रहा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, कि पैसा मिला तो बट खर्च पूरा हुआ नहीं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, बहुत ज़्यादा डिटोरेशन उसका होता जा रहा है, ठीक है, जो रेशियो है वर्किंग एक्सपेंसेस का और ट्रैफिक अर्निंग का वो कम होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है 107% रहा 2021 में। इसका मतलब है 2021 में रेलवे ने 107 रुपये जो है वो खर्च किए हैं 100 रुपये को कमाने के लिए। तो ऑब्वियसली खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, कमाया कम है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लिमिट्स हैं वो कम हो जाएंगी ना। अब और जब आपका खर्चा ही बहुत हो गया है
आपके पास इनकम है ही नहीं तो खर्च करेंगे कहाँ से, और कुछ उसमें ग्रोथ करेंगे कहाँ से, राइट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, अगर हम देखें क्या कमियां हैं तो डीरेलमेंट्स बहुत हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट आई जिसका टाइटल था डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज, ठीक है। इसमें बताया कि 69% जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 4 साल में वो डीरेलमेंट की वजह से हुए हैं। तो मतलब डीरेलमेंट बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसको हमें ख़त्म करना ही होगा, इसका सोल्यूशन लेकर आना ही होगा, क्योंकि 69 मतलब 70%, समझ में आ रहा है, 10 में से 7 जो एक्सीडेंट हुए हैं वो डीरेलमेंट की वजह से हुआ है। तो काफ़ी लंबा और बड़ा नंबर है ये, इसको हमें ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक रिन्यूएबल। मॉडर्नाइजेशन होता ही नहीं है, एक बार पटरी पड़ गई तो वो वही चले पड़ी। अरे भाई पटरी पड़ गई तो वो घिसेगी भी, तो उस पर इतनी भारी भरकम ट्रेनें जा रही हैं तो वो घिसी भी होगी ना, टूटी भी होगी कहीं से, तो उसको चेंज करो ना, टाइम आए तो चेंज करो, राइट। उसका रिन्यूएबल कराओ, उसको मॉडर्नाइजेशन कराओ। फ़ोन में भी तो हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, एक फ़ोन जैसी चीज़ भी तो अपडेट होती रहती है, तो उस पटरी को अपडेट करने की भी ज़रूरत है हमें। ऐसा नहीं एक बार बिछा दी बस काम हो गया, तो उसको करने की ज़रूरत है, काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रैक्स को कंजेस्टेड रखा गया है। लगभग 10,000 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रंक रूट्स हैं वो 125% से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें जो इशू है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़, ठीक है। जो मैंडेटेड सेफ्टी नॉर्म्स हैं कि भाई इनको फॉलो करना है बट लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो ये भी दिक्कत है। फिर इंक्वायरी होती तो है बट बहुत समय बाद होती, तो क्या फ़ायदा, जब ज़रूरत है तब ना हो तो क्या फ़ायदा। टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है। भाई बड़े जो मंत्री बैठे हैं एसी के रूम में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कि कौन से गांव में कौन से जंगलों में जो पटरी जा रही है वहाँ पर क्रैक पड़ गया है, उन्हें क्या पता। ये तो उस व्यक्ति को पता होगा जो उस क्रैक को सही करने जा रहा है, या फिर जो उस जगह पर नौकरी कर रहा है, जो उस क्रैक को रोज़ देख रहा है, राइट। तो ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है कि भाई मंत्री जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं वो फ़ोन लगाकर और लेटर लिखकर जो है जो अपने इश्यूज़, अपने जो गाइडलाइंस है वो इशू कर दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। उन्हें नहीं पता कि कहाँ पर दिक्कत है, उन्हें क्या पता कि कौन सा ट्रैफिक सिग्नल है उसकी लाइट ख़राब हो गई है, उन्हें नहीं पता कुछ भी, राइट। वो तो वही चीज़ जानेंगे जो नीचे से इन्फॉर्मेशन जाएगी। मतलब क्या कि हमको क्या करना है, जो हमारे निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे ग्रुप सी एंड डी के वर्कर्स हैं, उनको छोटी छोटी बातें पता होती हैं, कौन सी लाइट ख़राब हो गई है, कौन सा हमारा क्रैक आ गया है, कौन सी पटरी जो है उसका वहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होंगी, तो वो अपने इशूज़ बताएंगे अपने से बड़े सीनियर को, फिर सीनियर जाकर और सीनियर को, इस तरीके से टॉप पर जाकर वो बात पहुँचे और फिर इस चीज़ का सल्यूशन निकल कर आए, तभी कुछ हो सकता है। तो ये हमें अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड भी कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि वैकेंसीज तो बहुत हैं बट उनको फिल नहीं किया जा रहा, ठीक है। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बट वो कैंसिल हो जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। अनस्किल्ड एंड ट्रेंड स्टाफ रख लिया गया है, उसे कुछ पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है बट उसको रख लिया गया, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरवर्क पायलट्स जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ट्रेन को चलाए जा रहे हैं, 2-3 दिन हो गए हैं वो सोए नहीं, वो चलाए जा रहे हैं, क्या होगा फिर। तो एक ने भाई रोबोट तो है नहीं, रोबोट की भी तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, वो तो इंसान है, थकेंगे ना। तो उनको ओवरवर्क करना ही नहीं, एक लिमिटेड टाइम लगाओ, इतने टाइम तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे, उनको रेस्ट दो, ठीक है। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ की। तो इंडियन रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे जो है ना 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा यूएस, फिर चाइना, फिर रशिया, उसके बाद में इंडिया ही आता है। तो इंडियन रेलवेज जो है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि सिंगल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। सिंगल मैनेज, भाई रेलवे कौन मैनेज कर रहा है, कोई स्टेट नहीं मैनेज कर दी, यूनियन कर रही है, ठीक है। और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है, इतना याद रखना है। रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तो ऑपरेशनल लेवल पर देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कवच सिस्टम जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिर हॉट्स 3X फॉर
ट्रैक सेफ्टी होना चाहिए, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं, कमीशन होनी चाहिए रेलवे सेफ्टी की, रेलवे डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाना चाहिए। फिर है हमारा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जिसकी बात हमने की थी कि जिसका पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, ठीक है, ये सब चीज़ें करी गई हैं। अब है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसके बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर नहीं है भाई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो 90% लोग गलत कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे अरे कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, रेलवे सेफ्टी तो रेलवे के अंडर आई, नहीं जी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष बनाया गया है, जिसमें 1,00,000 करोड़ 5 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर फास्टर डिप्लॉयमेंट किया जाए लिंके हॉफमैन बुश कोचेस का, ठीक है, तो इन कोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कवच के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, कवच। तो कवच क्या है, कवच एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है ना कि अगर 2 ट्रेन है, ठीक है, क्या है, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ही पटरी पर आ गई, तब क्या होगा, कहीं ये ट्रेन अब आपस में लड़ेंगी ना, अगर मान लो कवच सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ रही हैं तो आपस में लड़ जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए कवच सिस्टम लगाया गया है। तो क्या होगा कि ये जो ट्रेन है ना, लड़ेंगी नहीं, आपस में 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाएंगी, एक ही पटरी पर आई हैं, और अगर ट्रेन को पता चल गया कि हम एक ही पटरी पर हैं तो क्या होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही दोनों ट्रेन रुक जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोड सेफ्टी की। भाई रेल सेफ्टी की देखी, अब रोड सेफ्टी पर आ जाओ। रोड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो क्यों है चर्चा में, जानो क्यों है चर्चा में, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने क्या किया, इसने गाइडलाइंस को इशू किया है। गाइडलाइंस क्यों इशू किया है, क्योंकि जो हमारे एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स हैं नेशनल हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, राइट। अगर आप यहाँ से अपने घर से आप अगर 40 किलोमीटर दूर भी चले गए ना, तो रास्ते में आपको 1-2 एक्सीडेंट हुए मिल ही जाते हैं, राइट। ऐसा मेरे साथ तो होता है, मैं तो देखती हूँ, अगर मैं कहीं पर जाती हूँ तो मुझे कहीं पर कोई ट्रक लौटा हुआ मिल जाता है, कहीं पर कोई कार क्रैश मिल जाती है देखने को, तो ये होता रहता है, ठीक है। 10-15 दिन में एक बार तो ऐसा कोई ना कोई सीन आप देख ही लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, जो रोड सेफ्टी के लिए हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने गाइडलाइंस को इशू किया है कि नेशनल हाईवे पर ऐसे एक्सीडेंट ना हो, ऐसे स्पॉट्स जहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें इन गाइडलाइंस को लगाना है और जो है ये एक्सीडेंट को रोकना है। की हाईलाइट्स की बात करें अगर हम, तो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है हमारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो हैं वो अंडरटेक करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स, ठीक है। लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे हर स्पॉट पर, जिससे कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो वहाँ पर ना हो। शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाएंगे, लगभग 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे कंसर्न रीजनल ऑफिस के लिए, कि क्या करे वो ये जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी वहाँ पर इशू है उसको सॉल्व करे और वहाँ पर एक्सीडेंट जो है होने से रोक सके। अब साथ साथ में हमें ब्लैक स्पॉट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट क्या होता है, 500 मीटर का स्ट्रेच होता है नेशनल हाईवे पर, जहाँ पर 5 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हो, ठीक है, पिछले 3 साल में, यहाँ पर जहाँ पर किसी की डेथ हुई हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरीज हुई हो, या फिर जहाँ पर 10 जो है एक्सीडेंट हुए हों पिछले 3 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, ब्लैक स्पॉट है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो पहला है रोड इन्वायरमेंट फैक्टर्स, जैसे कि डिज़ाइंस बहुत ख़राब बने होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और एकदम से यू टर्न आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से इंसान नहीं कर पाता, फ्लो में चल रहा है, एकदम से कैसे मोड़े, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसे हाईवे बने होते हैं कि दो रोड से वो आपस में आकर मिल रहे हैं आगे जाकर, ठीक है, लेकिन वो जो दूसरा रोड जहाँ से कोई चीज़ आ रही है ना, वो इस तरीके से घूम कर बना हुआ है कि पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है, कि अगर मान लो एकदम से अगर कोई ट्रक आ रहा है ना, तो वो एकदम से जब सामने आ जाएगा ना तभी दिखेगा,
अब इधर से एक कोई गाड़ी जा रही है और यहाँ से एकदम से घूम के ये इस तरीके से ट्रक आ रहा है, तो यहाँ से ये चीज़ और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग विल्डिंग बनी हुई है, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है इस तरफ का, तो क्या होगा, ये यहाँ पर कोई बाइक आई, यहाँ पर बाइक आई, यहाँ से ट्रक आ रहा है, यहाँ से बाइक वाले को दिख ही नहीं रहा, बहुत अपने मस्त मौला बने चला जा रहा है। क्या हो रहा है, ट्रक यहाँ से आ रहा है बहुत हाई स्पीड में, दिख ही नहीं रहा है, बट ट्रक जब बिल्कुल यहाँ पर आ गया ना, तब ट्रक दिख रहा है, तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की डिज़ाइंस भी बनी हुई हैं जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, भैया ऐसा क्यों करा गया है, राइट। नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चले ही जा रहा है, वो रोड बन रहा है, पता नहीं से इस बच्चा जब स्कूल जाता था तब से वो देख रहा है कि वहाँ पर एक जगह पर रोड बन रहा है। अब वो बच्चा स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से शादी हो गई, शादी से बच्चे हो गए, जॉब भी लग गई, सब कुछ हो गया, अब उसके बच्चे हो गए हैं, बच्चों की भी बच्चे, अब इसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं कि रोड बन ही जा रहा है, मतलब वो रोड जो है वो बन ही नहीं पा रहा है। इसका बचपन निकल गया, अब इसके बच्चों का भी बचपन निकले जा रहा है, वो रोड नहीं बन पा रहा है, इतना समय हो चुका है। तो ये चीज़ जो है इससे भी क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। वेदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, कभी कभी बहुत बारिश हो रही है तो फिसलन हो जाती है, इस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा है तो सामने का कुछ दिख नहीं रहा है, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर है इंक्रोचमेंट, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब मान लो ये रोड जा रहा था, अब यहाँ पर हमारे फुटपाथ बने हुए हैं, अब यहाँ पर लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर है ठेले वाले लग गए हैं, यहाँ पर जो हैं लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, यहाँ पर क्या है कि कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओ, अब हमें जाना था यहाँ पर, ठीक है, फुटपाथ पर, अब लोग यहाँ पर ठेले लगा कर बैठ गए हैं, तो हम तो मेन रोड पर ही जाएंगे ना, फिर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, मरेंगे। यही हो रहा है, ठीक है, यही सच्चाई है, यही हो रहा है, तो इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि व्हीकल्स बहुत पुराने हो गए, मतलब चले जा रहे हैं, धक्का मार के गाड़ी चलाई जा रही है, तो उस चीज़ को हटाओ भाई, धक्का मार गाड़ी को हटाओ, नई गाड़ी ले लो या फिर उसको रिपेयर करा लो। ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कभी कभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल ट्रक आ रहा है ना, तो ट्रक बिल्कुल यहाँ पर सिर पर आ जाएगा, फिर जाकर रोड क्रॉस करेंगे लोग। क्यों, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा देर रुक जाओ ना, निकल जाने दो, लेकिन नहीं, हमें तो जाना है, हम तो हीरो बनेंगे, स्टंट मारेंगे। कोई बाइक चला रहा है तो बाइक चलाएगा तो वो मतलब ऐसे भी तो जा सकता है सीधे, लेकिन नहीं, अब उनको दिखाना है अपना स्टंट, तो वो ऐसे 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 इस तरीके से जाएंगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, है ना, फिसल जाएगी बाइक, तो गिरोगे, पीछे से आ गए ट्रक तो गए बस, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, तो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी आई थी 2010 में ही, ये पॉलिसी आई थी। फिर 2019 में मोटर व्हीकल्स की अमेंड करने की पॉलिसी आई, जिसमें बताया गया है कि लाइसेंस किस तरीके से देना है, ठीक है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड परमिट्स कौन कौन से होंगे, अगर उन्होंने अपने जो रूल्स हैं उनको तोड़ा तो क्या क्या पेनाल्टी लगेगी, ये सब बताया गया। फिर है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए वो इम्प्रूव किए गए हैं। रोड सेफ्टी को रोड डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो माना गया है। फिर IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो है वो लेकर आते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि पूरी इंडिया भर में कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। फिर ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन जो है रोड सेफ्टी पर 2015 में साइन हुई हैं, जिसमें बताया है कि जो डेथ्स हैं रोड एक्सीडेंट के द्वारा जो होने वाली की वजह से होने वाली 2020 तक हमें वो आधी कर देनी है। नेशनल हाईवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम को भी लाया गया है। अब हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स पर, ठीक है। जितनी भी हमारी लंबी लंबी सी जो चर्चाएं थी वो होती हैं ख़त्म। अब छोटे छोटे छुटकू सी कुछ खबरें हैं उनको भी कवर करते हैं। हमारी पहली जो छुटकू सी न्यूज़ है दैट इज़ डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। तो अभी जो एक लॉ है उसने एस्टैब्लिश किया है US पॉलिसी को, जिसमें कहा गया है कि जो चाइना है ना, चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। क्या कहा गया है कि चाइना खुद को डेवलपिंग कंट्री बता रहा है, और ये जो डेवलपिंग कंट्री है वो चाइना अब है नहीं, वो डेवलप हो चुका है, तो खुद को डेवलपिंग कहना बंद कर दे, ठीक है। ये कहा गया है कि चाइना अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है, उसमें बहुत अच्छी इकोनॉमिक पावर आ चुकी है, मिलिट्री पावर आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा उसने कर दिया है हर जगह, तो वो डेवलपिंग किस बात का है भाई, डेवलप हो चुका है तो अब खुद को डेवलपिंग ना कहे वो। WTO है, उसने कहीं पर भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए मेंबर कंट्री खुद को चाहे वो डेवलप्ड कहे या डेवलपिंग कहे वो फ्री होती हैं, खुद को कुछ भी बता सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर चाइना खुद को डेवलपिंग बता रहा है। अब बात करते हैं इतना भाई क्यों ये शोर शराबा मचा रहे हो, कोई डेवलप हो डेवलपिंग हो, हमें क्या, हमें है बहुत कुछ है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री को कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है मार्केट एक्सेस में, लोन्स में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस में, इसमें ट्रीटमेंट जो है प्रेफरेंशियल मिलता है।
ट्रांजिशन पीरियड लंबा रहता है, ठीक है। WTO एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको टाइम दिया जाता है, वो ज़्यादा दिया जाता है। यूनिलैटरल प्रेफरेंस स्कीम से बेनिफिट मिलता है और फेवरेबल ट्रीटमेंट होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो कंट्री डेवलपिंग होती है ना, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसीलिए चाइना इन फ़ायदा को जो है उठाना चाहता है। दैट्स वाई वो खुद को डेवलपिंग कंट्री बताता है। नेक्स्ट आया है हमारा एक इंडेक्स, दैट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 का। किसने लॉन्च करा है भाई? तो इसको लॉन्च किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने। इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक है 173, ठीक है। 173 जो रैंक है वो इंडिया का आया है, ठीक है। अब बात करें रैंकिंग किस चीज़ पर बेस्ड होती है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि 5 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है ये रैंकिंग, दैट इज स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, तो कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें दिया जाता है। वियना और ऑस्ट्रिया वेस्ट सिटी है, ठीक है। तो अगर आपको किसी बेस्ट सिटी में जाकर रहना है तो आप रहेंगे जाकर वियना एंड ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली एंड मुंबई की रैंक है 141। नेक्स्ट बात करते हैं UNDP एंड DNULM पार्टनरशिप की। तो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने हाथ मिलाया है। और अब क्या किया गया है, इनका एम है कि हम जो वीमेन हैं उनको एम्पावर करेंगे, उनको जो वेल इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस बनाने में हेल्प करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। वीमेन जो है लगभग, अगर हम बात करें टोटल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में कितने हैं, तो जितने भी टोटल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें सिर्फ 15% ही वीमेन हैं, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं UNDP और जो हमारा अंत्योदय योजना वाला जो है, उसने जो हाथ मिलाया है वो 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें हम वीमेंस जो हैं, वीमेन की हम एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाएंगे। DNULM की बात करें तो ये जो है 2014-15 से इम्प्लीमेंटेड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यूनिवर्सल कवरेज जो है अर्बन पुअर का, उसको ये करना चाहता है, ठीक है। मार्केट बेस्ड जॉब्स जो है उसको बढ़ाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन, ठीक है। ये जो शुगर सीजन आ रहा है इसके लिए ये होता क्या है, MSP नहीं है, ये नहीं MSP नहीं है, तो फिर क्या है, ये एक मिनिमम प्राइस है, MSP की जैसा ही है, बट ये FRP है, वो MSP होता है। ये मिनिमम प्राइस है जिस पर जो शुगर केन है वो शुगर मिल्स फार्मर से परचेज करेंगे। ये डिटरमाइन कैसे होता है, तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, उसके अंडर ये डिटरमाइन होता है। एक डुअल प्राइसिंग मैकेनिज्म है शुगर केन का, इसको अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के, ठीक है। स्टेट्स अपना स्टेट एडवाइस प्राइसेस को भी अनाउंस करती हैं जो कि FRP से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स। तो अभी क्या हुआ, RBI ने इशू किया फ्रेमवर्क की कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कैसे करना है, टेक्निकल राइट ऑफ्स कैसे करना है। एम ये है कि जो हमारा रिजोल्यूशन है स्टेट एसेट्स को लेकर उसको और ज़्यादा हम फास्ट फॉरवर्ड वे में कर पाएँ, ठीक है। इसमें जो है अगर हम बात करें रेगुलेटेड एंटिटीज़ की, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, फिर हमारी जो होती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC सब इसमें कवर्ड होती हैं। अभी फ्रेमवर्क के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या किया गया है, एक बोर्ड आएगा, बोर्ड जो है बोर्ड से द्वारा अप्रूव्ड पॉलिसीज़ जो है वो उसको फॉलो किया जाएगा जिससे कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हम कर सकें। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाएंगी और कुछ फ्रेमवर्क दिए जाएंगे जिनको फॉलो करते हुए सेटलमेंट हो जाएगा। एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग भी होगी। कूलिंग पीरियड क्या होता है, जहाँ पर बोरोवर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे सेटलमेंट को, उसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं और कम से कम 12 महीने का होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसको लॉन्च किया जाता है RBI के द्वारा, बाय एनुअल रिपोर्ट है जो कि बताती है, रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कौन कौन से रिस्क हैं उसको ये दिखाती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वेल कैपिटलाइज्ड है, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है। ग्रॉस NPA जो रेशियो है वो अभी क्या हुआ है
कम होता जा रहा है। नेट एनपी रेशियो भी कम हुआ है। तो मतलब कि अगर हम कहें ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की बात करें तो ये कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये साल में 2 बार आती है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि ये स्लो हो रही है सब्सटेंशियली। ठीक है, धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी धीरे होती जा रही है, ऐसा कहा गया है। जीडीपी की ग्रोथ जो है अगले साल होगी वो 6.3% से होगी, ऐसा इसमें कहा गया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो इसने क्या किया, नए चीफ्स को सिलेक्ट कर लिया है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर बनाया गया है, जिसने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी उसमें होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीडफ्लेशन की। तो ग्रीडफ्लेशन क्या है? ये वो इन्फ्लेशन है जो कि डिमांड के बढ़ने से या प्राइसेस के बढ़ने से नहीं हो रही, बल्कि ये कैसे हो रही है, जो हमारी कंपनीज हैं वो किसी इमरजेंसी का या फिर किसी वर्स सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए जो पैसा बढ़ाई जा रही, प्राइस बढ़ाई जा रही हैं, दैट इज नोन एज ग्रीडफ्लेशन। फिर है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या है? तो आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जिसका नाम है अंतर्दृष्टि, इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर जो हमें इंसाइट्स मिलेगी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ पर कितना हुआ है, क्या कमियाँ हैं और कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, उसको हम यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट है गिफ्ट बॉक्स। तो जो सीबीडीटी है उसने कहा है बायर से, उसने एग्जेम्प्ट किया है बायर्स को। जो गिफ्ट टैक्स है, बायर्स वो गिफ्ट टैक्स से बच जाएंगे अगर वो उन्होंने इक्विटी शेयर्स को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लिया है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से। तो अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से पब्लिक सेक्टर जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें शेयर्स को लिया है तो गिफ्ट टैक्स से बच जाएंगे। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? तो ये एक तरीके का मनी या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक इंडिविजुअल रिसीव करता है दूसरे इंडिविजुअल से और कोई पेमेंट उसमें करता नहीं है, उसको हम गिफ्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी है IMD, दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंडेक्स की बात करें तो डेनमार्क, आइलैंड और स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पर रहती हैं। इंडिया जो है 40th रैंक पर पहुँच चुकी है। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो जो ई नाम है इसने कम से कम 1 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रेड जो है वो क्रॉस कर देगा आने वाले हमारे फाइनेंशियल ईयर में। 2016 में ई नाम को लॉन्च किया गया। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि नेटवर्क करता है एग्जिस्टिंग जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं उन सबको एक साथ जोड़ता है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड रहते हैं, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं रहती, इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है, रियल टाइम पर प्राइस डिस्कवरी होती है। इस वजह से जो हमारी ई ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसको हम PM किसान बोलते हैं। PM किसान स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है PM किसान मोबाइल ऐप जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी है। PM किसान स्कीम की बात करें तो पहली ऐसी स्कीम बन गई है सरकार की जो कि eKYC को करेगी फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप से। जो ऐप है इससे क्या होगा, फार्मर्स अपनी eKYC को कैसे कर पाएंगे, अपनी फेस से ही कर पाएंगे, अपने फेस जो है उसको मोबाइल में स्कैन करके कर पाएंगे। ठीक है, फिर ऐप क्या करेगा, जो हमारी आधार वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट करने जैसी प्रॉब्लम्स थी उससे छुटकारा दिलाएगा। PM किसान स्कीम की बात करें तो 2019 में लॉन्च हुई थी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग इसकी सरकार से आती, केंद्र सरकार से। DBT इसका सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। जो किसान है उसको 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट लाइव स्टॉक बिल है उससे विड्रॉ कर लिया है। तो अब ये जो है इसको क्यों विड्रॉ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल एक्टिविस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर
प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद में ये विड्रॉ किया गया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब इसकी जगह पर कौन सा बिल रहेगा, कौन सा एक्ट काम करेगा, तो लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898 और लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 का है जो, वही अभी तक काम करेगा। तो लाइव स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में राइट है कि वो रेगुलेट करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, प्रोहिबिट करेगा जो इम्पोर्ट है किसी भी लाइव स्टॉक का, जो कि अगर इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको यहाँ पर प्रोहिबिट कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर्स जो उनके पास में पावर है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी नीति है उसने पायलट प्रोजेक्ट जो है IRSO का उसको लॉन्च कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। नीति और इसके साथ साथ कई और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं IRSO को। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्या करा जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा जो डिफेक्टिव डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो इंडिया में लाए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि इंडियन रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसको रिपेयर कर पाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल की। तो राजस्थान जो है इसको कंसीडर किया जा रहा है कि यहाँ पर हम सॉल्ट केवन्स बनाए जाएंगे। अब देखो सॉल्ट केवन्स क्या होते हैं, जैसे हम बात करें तो अभी जो है हम रॉक को खोदते हैं, वहाँ पर एक कुएं जैसा बनाते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं। नेक्स्ट बात की गई सॉल्ट केवन्स की, तो जो हमारा नमक जो अंडरग्राउंड नमक मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, अंडरग्राउंड कहीं पर नमक है तो वहाँ पर क्या होगा, वो उस पानी से नमक जो है वो घेल जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर जगह बन जाएगी और वहाँ पर हम ऑयल को स्टोर कर देंगे, दैट इज सॉल्ट केवन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, ये कंटिन्यू रहेगी। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो कोल एंड लिग्नाइट है उसको दो ब्रॉड स्टेजेस में बात की गई है कि एक्सप्लोर किया जाता है। पहला है रीजनल एक्सप्लोरेशन होता है, दूसरा होता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में। इंपॉर्टेंस ये है कि हमें बताता है कि इंडिया में लगभग कितना कोल है और कहाँ कहाँ पर नया जो है कोल मिल सकता है। स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड ऑयल के बन चुके हैं। हमने जापान को 2018 में ही सरपास कर दिया, लेकिन ग्लोबल लीडर कौन है, तो ग्लोबल लीडर चाइना है। स्टील की बात करते हैं, स्टील आयरन और कार्बन का अलॉय है जिसमें 2% से कम आयरन होता है, 1% मैंगनीज भी होता है, थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, स्टील जो है वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटीरियल है। इनिशिएटिव्स की बात करें स्टील इंडस्ट्री में तो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 भी लाई गई है जिससे कि स्टील का प्रोडक्शन है उसको हम और बढ़ा सकें। आयरन ओर की बात करें तो इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, 3-4 तरीके की हमारी आयरन ओर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्टिव माइंस की बात करें तो बेलादिला, नौगांव और जो है हमारा गंडामर्धन, जोड, बाल्दा एसेट्रा जो हमारी ये माइंस हैं, यहाँ से हम आयरन को निकालते हैं। इंडिया ने लगभग $4.3 बिलियन का आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया था 2021 में। नेक्स्ट है पेटकोक। पेटकोक क्या है, तो अभी जो हमारे DGFT हैं उन्होंने परमिट किया कि हम पेटकोक को इंपोर्ट कर पाएंगे लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए। इंपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या हो, हमें नीडल पेटकोक को इंपोर्ट करना है सल्फर कंटेंट जिसमें 0.8% से कम हो। ठीक है, जिससे कि ग्रेफाइड एनोड मटेरियल को हम बना पाएँ। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है पेटकोक का जो इंडिया है ना, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेटकोक का, इंपोर्ट करता है जब लगभग हाफ जो है वो तो USA से ही हम अपना पेटकोक जो है वो मंगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एनालिसिस 2021-22 की। तो ये मैडम रिपोर्ट है एनर्जी डेटा मैनेजमेंट यूनिट की, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि टोटल जो रिजर्व है हमारे कोल के वो 3,61,411 मिलियन टन्स के हैं। इंडिया क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, इतना हमें याद रखना है। और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया लगभग 26%, जितना भी डोमेस्टिकली हमने डीजल को प्रोड्यूस किया है उसका 26% हमने एक्सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था इकोनॉमी का, मतलब कि जो अगर हम बात करें जून की विजन IAS की, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमी का ही रहता है। इकोनॉमी है और हमारा जो है इन्वायरमेंट है, ये कुछ
टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें एक हमारा इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कवर किया है। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, समझ में आया होगा, नींद नहीं आई होगी। अगर ऐसा हुआ है और करंट अफेयर का थोड़ा सा डर कम हुआ है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ और करंट अफेयर का डर दूर कर पाएँ।